रिसेंटली पार्लियामेंट ने विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 पास किया है, जिसको पॉपुलरली जाना जा रहा है नारी शक्ति वंदन अभियान से, जो कि 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो आज हम विमेन रिजर्वेशन एक्ट के की फीचर्स पढ़ेंगे और मेरिट्स एंड चैलेंजेस आल्सो वी विल स्टडी। तो फर्स्ट वी विल लुक इनटू इवोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट के पहले मतलब कैसे जो है बिल से ये एक्ट बनने में इतना जो समय लगा, थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये पर्टिकुलर बिल, ये नहीं मतलब इसी पर्टिकुलर प्रोविज़न में नहीं, लेकिन इसमें जो 33% रिजर्वेशन की बात की गई थी उससे रिलेटेड जो डिबेट डिस्कशन जो चल रहे हैं ओवर द ईयर्स उसकी बात करते हैं। तो पहली बार 1996 में इस तरह का एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के अंदर, तो उसको फिर वो एक अपना आउटकम नहीं ले पाया एज अ एक्ट। देन अगेन इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2000, उसके बाद भी उसमें कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आया हमें कि कोई विलिंगनेस दिखाई दी हो। फिर उसके बाद 2023 फाइनली जो है जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट बना। तो आइए हम पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं, की फीचर्स जो कि मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 330A। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो इंसर्ट किया गया है थ्रू 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो प्रोविज़न क्या है कि सबसे पहले तो ये तो आपको लिखना ही है कि विमेन का जो रिजर्वेशन है वो 33% सीट्स रिजर्व करी गई हैं विमेन के लिए इन दीज कॉन्स्टिट्यूंसी, जो हम नॉट इन कॉन्स्टिट्यूंसी बट लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा गया है। तो हम अब बात करेंगे कौन कौन से आर्टिकल इंसर्ट किए गए हैं इस 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो पहला है हमारा 338A। तो इसको इंसर्ट करके 33% रिजर्वेशन विमेन के लिए रखा गया है इन लोकसभा। देन उसके बाद 332A, इससे रिजर्वेशन जो रखा गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को इंसर्ट करके इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और उसके बाद 339AA क्लोज टू क्लोज B, इसमें प्रोविज़न रखा गया है कि विमेन का रिजर्वेशन 33% होगा नेशनल कैपिटल रीजन और वी कैन से दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट इज 1/3 रिजर्वेशन और 33% रिजर्वेशन की सीट रखी गई है SC/ST विमेन के लिए। जो SC/ST से विमेन बिलोंग करती हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है कि उनको इतना रिप्रेजेंटेशन इन पर्टिकुलर उसमें मिलेगा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और NCT ऑफ दिल्ली। ठीक है। फिर उसके बाद 334A, इसको इंसर्ट करके क्या बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलर रिजर्वेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस एक्ट की, ये देखो अभी से लागू नहीं होगा, ये ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें कि ये इमीडिएटली लागू नहीं हो रहा है कि जो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन है वहाँ से लागू नहीं होगा। इसमें एक प्रोविज़न रखा गया है कि ये रिजर्वेशन जो है लागू जब होगा जब इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला है, मतलब अभी सेंसस पेंडिंग है, तो अभी पेंडिंग से मतलब अभी जो अपकमिंग सेंसस होगा उसके बाद जो है उसके बाद एक डिलिमिटेशन को जो है कमीशन होता है, आपको मालूम ही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करने का काम करता है। तो वो जो होगा डिलिमिटेशन कमीशन, उसकी एक्सरसाइज के बाद वो आइडेंटिफाई करेगा विमेन की कॉन्स्टिट्यूंसी को, उसके बाद ये रिजर्वेशन लागू होगा। तो ये जो रिजर्वेशन है ये इमीडिएटली लागू नहीं है। तो 334A में बोला गया है कि जो कमेंसमेंट होगा रिजर्वेशन का वो आफ्टर नेक्स्ट सेंसस होगा, आफ्टर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज रिजर्व्ड सीट फॉर वुमेन विल बी रोटेटेड आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन। इसका क्या मतलब है कि सपोज के एक कॉन्स्टिट्यूंसी है हिसार, तो यहाँ अब की बात सपोज कि यहाँ पे विमेन को दे दी गई है कि आप जो है ये विमेन की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से विमेन खड़ी हो सकती हैं। अब जो है नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हिसार को ना करके हरियाणा के अंदर हम कर देंगे गुड़गांवा को। ठीक है, अब हिसार नहीं है, नेक्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ तो हमने गुड़गांवा को कर दिया, यहाँ से MP बनेंगी। तो इस तरीके से रोटेशन है
कभी हिसार कर दिया, फिर गुड़गांवा कर दिया, फिर हटा दिया गुड़गांवा को, फिर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ तो हमने यहाँ पे गुड़गांवा की बजाय कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी कर दी, फॉर एग्जांपल हमने रोहतक कर दी, ठीक है, ये कर दिया। तो इस पर्टिकुलर हरियाणा स्टेट के अंदर इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो रोटेट हो रही है, पहले ये, फिर ये और फिर उसके बाद ये। तो ये जो सीट जो रिजर्व रहेंगी विमेन के लिए विल बी रोटेटेड आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन, के डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई उसके बाद रोटेशन होगी, फिर अगेन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रोटेट होगी। दिस इज वन ऑफ द प्रोविजन। देन रिजर्वेशन ड्यूरिंग इनिशियली फॉर 15 ईयर, सबसे पहले मतलब आज जो है रिजर्वेशन सपोज के 2025 से लागू हुआ, ठीक है, सपोज कर रहे हैं, तो ये जो रिजर्वेशन है ये 2040 तक ही चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा, और एज पार्लियामेंट डिसाइड बाय लॉ। तो दो प्रोविज़न है, रिजर्वेशन की जो ड्यूरेशन रहेगी वो इनिशियली 15 ईयर्स तक ही रहेगी, देन उसके बाद हम जो है जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा वो भी हो सकता है, 15 ईयर तो है ही है। अब देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। तो पहला है कि रिजर्वेशन जो होगा वो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग को नहीं दिया गया, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको मना करा गया कि वहाँ पे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, ठीक है, ये ड्रॉबैक भी है, चैलेंज भी है। और फिर उसके बाद जो कमेंसमेंट होगा रिजर्वेशन का आफ्टर नेक्स्ट सेंसस, तो नेक्स्ट सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो है रिजर्वेशन लागू होगा। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी विमेन, ये रिजर्वेशन नहीं है। कैसे कि ऐसा नहीं है कि जैसे SC/ST को तो मैंने आपको बताया ना कि 33% जो है 1/3 सीट जो है वो SC/ST विमेन के लिए रखी गई हैं, लेकिन इसी तरीके का प्रोविज़न जो OBC से बिलोंग करती हैं विमेन, तो उनके लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है। दीज आर द चैलेंजेस ऑल्सो, दीज आर द मेन पॉइंट टू बी नोटेड ऑल्सो। देन लेट अस सी के मेरिट्स क्या हैं इसकी। हमने की फीचर भर लिए, हमने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं। देन मेरिट्स क्या है, ये बिल आएगा तो एक्ट आएगा तो उससे क्या होगा। तो फर्स्ट इज देखो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो रही है, तो मोर रिप्रेजेंटेशन, जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन, देन उतनी ज़्यादा डेलिब्रेशन किसी बिल के ऊपर, किसी एक्ट के ऊपर, तो ये लेजिटिमेसी इंक्रीज करेगी इन डिसीजन मेकिंग और अल्टीमेटली लीड टू इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। तो ये पॉइंट्स, ये जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, यही हमें मेंस एग्जामिनेशन में ड्रॉप करने होते हैं, हमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता। इस तरीके का आप जो है फ्लो चार्ट बना सकते हो, लीनियर या फिर ये इस तरीके से वर्टिकल में तो स्पेस ज़्यादा रहेगा, मैंने तो आपको समझाने के लिए किया ये। नेक्स्ट इज ये मोर इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखो विमेन को जो है जितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी उतनी ज़्यादा विमेन जो है रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इक्वलेंट टू द मेल MP। तो इंक्रीज वॉइस होगी गवर्नेंस के अंदर। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ये देखो बजट के अंदर ये शब्द यूज़ किया गया था। इस तरह के अगर हम शब्द यूज़ करते हैं अपने एग्ज़ाम में तो बहुत बहुत हमें जो है फ़ायदा हो, मतलब अपने आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने में बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये इस तरह का शब्द जो है बजट के 2022-23 वाले डॉक्यूमेंट में यूज़ किया गया था कि हम ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो दीज आर द वन ऑफ द प्रोविज़न के वी आर यूजिंग ऑल दिस, ये शब्द को हम यूज़ करेंगे तो वो ऑब्वियस बात से हमारे मार्क्स में इंक्रीज होगा। देन इज जेंडर बजटिंग, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होगी, इंक्रीज जेंडर बजटिंग, ठीक है, तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, वॉइस इंक्रीज होगी, तो वॉइस इंक्रीज होगी तो विमेन MP मांग करेंगी ना कि विमेन से रिलेटेड स्कीम्स लेकर आओ, उनके लिए फंडिंग इंक्रीज करो, तो जेंडर बजटिंग इंक्रीज होगा। और ऑन द अदर हैंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जो कि हमारा कब से ये मतलब 12th 5 ईयर प्लान से भी हमारा हमने थीम रखी थी इंक्लूसिव ग्रोथ की। इवन जो बजट था हमारा तो उसमें भी हमने वापस से बोला था कि हम वी वांट टू हैव अ इंक्लूसिव ग्रोथ, सॉरी। देन उसके बाद हमारा प्रेजेंस ऑफ मोर विमेन MP इन लोकसभा। तो इन पास्ट ना मतलब पिछले मतलब ये बहुत पहले की बात है, तो एक विमेन MP ने ये बात कही थी कि पार्लियामेंट इज लाइक अ ओल्ड मैन क्लब एंड आई फील लाइक अनवांटेड इंट्रूडर,
शोज़ हेयर के कितना प्रेजेंस जो है विमेन एमपी का कम था उस टाइम पे। ये बहुत पहले की बात बता रही हूँ, 1990s और 1999 के अप्रॉक्सीमेटली ये मैं आपको बता रही हूँ कि उस टाइम पे एक विमेन एमपी ने इस तरीके से कहा था। तो कैसे कितना मतलब ये सिग्निफिकेंट हो जाता है पर्टिकुलर एक्ट। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा एक यूएन पेपर ने क्या बोला, जल्दी से देख लेते हैं कि यूएन पेपर ने बोला कि विमेन का लेजिस्लेटिव अगर राइज होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के। फॉर एग्जांपल 1.8% पर ईयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है इफ़ द विमेन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन इज ऑन राइज। देन इज होलिस्टिक पॉलिसी कि ये पॉइंट हमें बस याद रखना है कि मैंने बताया जेंडर बेस्टिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। तो होलिस्टिक पॉलिसी विल बी मेड फॉर द विमेन एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ सोशल चेंज कैटलिस्ट। कैसे कि एग्जाम्पल है बाहर का एग्जाम्पल कि जैसे न्यूजीलैंड और जर्मनी के अंदर विमेन की लीडरशिप थी। तो पहले जो था कोविड से रिलेटेड उन्होंने बहुत अच्छा उस टाइम पे काम किया। कोविड को इन देशों के अंदर बहुत अच्छे से संभाला गया क्योंकि यहाँ पे विमेन की लीडरशिप रोल में थी वो। तो इस तरीके से विमेन की हम देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर भी अगर विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है तो वहाँ पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो विमेन का जो इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन है वो लगभग 45% है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ी इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स रहती है। तो रिड्यूस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आपको भी थोड़ा बहुत पता ही होगा कि विमेन इन जनरल नॉट टेक मतलब टेक करप्शन, ब्राइबरी और ऑल दिस थिंग्स, और क्रिमिनल केसेस इन जनरल थोड़े कम भी होते हैं। तो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस क्योंकि प्रेजेंटली मेल डोमिनेटेड हमारी जो है पार्लियामेंट है। तो वहाँ पे हमें देखने के लिए मतलब लगभग एडीआर रिसर्च के अकॉर्डिंग, एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 44% जो हमारे एमपी हैं उन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो विमेन का पार्टिसिपेशन, विमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा तो दैट विल ऑल्सो रिड्यूस विद टाइम। तो फर्स्ट इज हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस देखो, एक तो ये जो मैंने आपको 3 कराए थे पॉइंट टू बी नोटेड, यही आपके चैलेंजेस बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको चैलेंजेस हैं, आपको अलग से कुछ भी लिखने की नीड नहीं है कि रिजर्वेशन इनके लिए नहीं है, पहली अंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो ऊपर से राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्वेशन नहीं दिया। कमिटमेंट जो है आफ्टर नेक्स्ट सेंसस होगी तो इट डीले द रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंज, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी वुमेन नहीं है तो उनका कैटेगराइजेशन होना ज़रूरी है तो ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़े, तो ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट चैलेंजेस प्रॉक्सी रिजर्वेशन थ्रू रिलेटिव्स, तो पंचायत पति, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि रिप्रेजेंट विमेन खड़ी हैं यहाँ पे, विमेन को बना दिया जो है वो विमेन है एमपी, लेकिन उसके पति जो हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रही है, तो इसको बोलते हैं पंचायत पति प्रॉक्सी रिजर्वेशन। देन उसके बाद अगर हमारा आ जाता है पॉलिटिकल रिलक्टेंस और बैरियर, तो अगर सोशल बैरियर और पॉलिटिकल बैरियर की बात करें तो सोशल और पॉलिटिकल बैरियर में क्या किया जाता है, तो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल बैरियर में आ जाता है कैंपेन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बताती है कि इलेक्शन कमीशन जो जितना बोलता है कि फॉर एग्जांपल 30 लाख बोलता है कि लोकसभा में या फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आप खर्च कर सकते हो इतना, तो वो तो कहते हैं कि एक ही दिन में खर्च हो जाता है, लगभग 20 से 30 करोड़ एक बंदे को इलेक्शन उसमें लगते हैं। तो कौन देगा इनको इतने पैसे, या फिर वही इलेक्शन लड़ सकते हैं जिनके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा जो है मनी सपोर्ट हो। तो मनी पावर जो है इंक्रीजिंग इन पॉलिटिक्स, तो दिस बिकम अ चैलेंज फॉर वुमेन के वो पार्टिसिपेट कैसे करें। फैमिली सपोर्ट उतना नहीं होता जितना कि मेल को सपोर्ट किया जाता है पॉलिटिक्स में। नीड पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंटरनल कोटा के अंदर इनको इंक्लूड नहीं करती है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट की स्कीम्स, तो आपको पता ही होंगी क्या क्या लिया है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, जैसे एलपीजी उज्ज्वला जो स्कीम है वो वाला लिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली स्कीम जो लॉन्च करी है विमेन के लिए, और मुद्रा योजना जो है वो भी लॉन्च करा था विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। जल जीवन मिशन लॉन्च किया था, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एसएचजी जो है इतना काम कर रही हैं। अभी जैसे एक मीटिंग में हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने बोला कि एसएचजी को इन्वॉल्व करो
किसमें जैसे कि जो ये शादियों में खाना वेस्ट होता है, तो इस तरीके से कि खाना उनको परोसा जाए, तो कुछ एसएचजी ऐसे स्पेसिफिकली हों कि इस तरह का वर्क करे। तो एसएचजी ऑल्सो एसएचजी को एम्पावर करके उसमें फ़ंड दे के गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प करी है। एक गिल फार्मूला है, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इट इज़ मैंडेटरी टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ये ना इलेक्शन कमीशन कहता है कि एक ये पॉलिटिकल पार्टी पे एक मैंडेटरी होना चाहिए कि वो ये रिकॉग्नाइज करे कि वो मिनिमम अमाउंट, मतलब मिनिमम जो है वो एग्रीड वुमेन को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाए। मतलब कुछ लोग तो उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज में हो ना कि हम कम से कम 20 वुमेन जो हैं वो खड़े करेंगे या 30 वुमेन खड़े करेंगे इलेक्शन के अंदर, तो चाहे जनरल इलेक्शन हो चाहे स्टेट असेंबली का। तो थैंक यू सो मच एंड आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मोर इस तरीके अनरिच्ड कंटेंट के लिए आप कॉन्टीन्यूसली जो है टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पे आपको जल्दी से अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच।